दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों ये क्लास बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है, यानी ये सब्जेक्ट का नाम है आपका एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कोऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों इस वीडियो में आपके सिलेबस आधारित प्रश्नों को लाने का काम किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जितने कंटेंट को शामिल किया गया है टोटली आपके परीक्षा आधारित प्रश्नों पे बनाया गया है। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जितने स्टूडेंट इस वीडियो को लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो कहिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए दोस्तों मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट PDF लेना चाहते हैं उसके लिए उनको कुछ शुल्क चुकाना होगा, जो कि शुल्क काफ़ी मामूली है। तो आप लोग संपर्क करिए, आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। मैं बढ़ता हूँ वीडियो में आगे और चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का टॉपिक। यानी दोस्तों आज का टॉपिक है आपका एग्रीकल्चरल क्रेडिट यानी कृषि ऋण। दोस्तों आज की इस वीडियो में कृषि ऋण से संबंधित सभी बातों को जानेंगे। कृषि ऋण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कितने भागों में बांटा गया है, यानी सब कुछ जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाए कि कृषि ऋण का परिभाषा दीजिए तो आपको लिखना होगा ये परिभाषा। ठीक है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस परिभाषा को लिखेंगे, अच्छी राइटिंग होगी तो आपको 3 में 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आइए परिभाषा जान लेते हैं। कृषि ऋण का परिभाषा कुछ इस प्रकार है। कृषि ऋण कृषि क्षेत्र के बाहर संसाधनों से कृषि उत्पादन के लिए उपलब्ध कराई गई निवेश निधि राशि है। यानी दोस्तों कृषि ऋण क्या है? कृषि क्षेत्र के बाहर से के संसाधनों से, जैसे बैंक से आप लोन ले लिए या कहीं से आप साहूकार से लोन ले लिए, आप माने कृषि क्षेत्र के बाहर से लोन लेकर के आप कृषि उत्पादन के लिए यूज करते हैं, उस राशि को क्या कहा जाता है दोस्तों? उस राशि को एग्रीकल्चरल क्रेडिट कहा जाता है। और दोस्तों इसी परिभाषा को एक और दूसरे शब्दों में लिखा गया है। मैं आपको वही बता देता हूँ, आपको जो आसान लगे उसी को याद कर लीजिएगा, कॉपी पर लिख लीजिएगा। और कॉपी पे नहीं लिखिएगा तो मैं आपको PDF भी दे दूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ शुल्क चुकाना पड़ेगा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसी तरह के धाकड़ क्लास लगातार पाते रहने के लिए इस एग्री मस्ती चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इन सभी नोटिफिकेशन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब दूसरा परिभाषा को भी जान लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा परिभाषा ये है, कृषि वित्त को यानी वित्त को कृषि पर उपयोग के लिए ऑफ फार्म स्रोतों से प्राप्त धन की राशि के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यानी दोस्तों कहने का मतलब वही है कि वित्त को कृषि पर उपयोग के लिए ऑफ स्रोतों से, यानी ऑफ फार्म स्रोत, जैसे कृषि जो कृषि ऋण है वो ऑफ फार्म यानी ऑन फार्म से नहीं, जो कृषि क्षेत्र के बाहर वाले क्षेत्र हैं वहाँ से राशि प्राप्त करके आप उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसे भी कृषि ऋण ही कहा जाता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है जिसे भविष्य में या तो स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सहमत ब्याज के साथ चुकाया जा सके। दोस्तों ऋण वही होता है, लोन वही होता है जिसको एक निश्चित टाइम पर चुकाया जाता है, ब्याज के साथ या बिना ब्याज के भी चुकाए जाते हैं। ये तो दोस्तों क्लियर होगा, ये था परिभाषा आपका कृषि ऋण का। और दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूँ, ये जो आगे मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ इससे 8 नंबर के प्रश्न आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस क्लासिफिकेशन वर्गीकरण को देखेंगे तो आप लोग कन्फर्म 8 नंबर वाले प्रश्न को भी धड़ाक से हल कर देंगे। तो आइए जानते हैं 8 नंबर वाले प्रश्न के अनुसार से। सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कृषि ऋण का वर्गीकरण कीजिए, परिभाषा दीजिए, उद्देश्य लिखिए। तो हालांकि मैं परिभाषा आपको बता चुका हूँ और वर्गीकरण आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए कृषि ऋण का वर्गीकरण। कृषि ऋण का उद्देश्य, समय, यानी दोस्तों कृषि ऋण का वर्गीकरण कृषि ऋण के उद्देश्य, समय या चुकौती अवधि, सुरक्षा, अधिशेष निधियों के सृजन, लेनदार और उन गतिविधियों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसे कहने का मतलब है कृषि ऋण का वर्गीकरण समय के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार, सुरक्षा के अनुसार और लेनदार की गतिविधियों के संख्या के ऊपर वर्गीकरण किया गया है। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, आगे चल करके आगे आपको दिखाता हूँ। जो पहला क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो दोस्तों उद्देश्य के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ उद्देश्य के आधार पर कृषि ऋण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखिए उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए ऋण दिया गया है उसके आधार पर कृषि ऋण को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब कौन कौन से वर्ग हैं? तो सबसे पहले पहला नंबर देखिए, क नंबर के विकास ऋण या निवेश ऋण। दोस्तों ये आपके किसके अकॉर्डिंग किया गया है? ये किया गया आपके उद्देश्य के अकॉर्डिंग।
अब ये उद्देश्य के अकॉर्डिंग पहला होता है विकास ऋण या निवेश ऋण। तो यह क्या होता है समझ लीजिए इसको, यह टिकाऊ संपत्ति प्राप्त करने या मौजूद संपत्ति में सुधार करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित ऋण प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों इस परिभाषा में आपको बताया गया कि यह टिकाऊ संपत्ति, ठीक है, टिकाऊ संपत्ति प्राप्त करने के लिए या मौजूदा संपत्ति को सुधार करने के लिए इस ऋण को लिया जाता है या दिया जाता है। अब देखिए टिकाऊ संपत्ति के रूप में क्या हो सकता है, भूमि की खरीद और भूमि का सुधार। हालांकि ये एक टिकाऊ संपत्ति है। कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद, ये भी एक टिकाऊ संपत्ति है। अगर आप ट्रैक्टर या रोटावेटर खरीदते हैं तो आपको वो आपके साथ रहने वाला है 10 साल 15 साल, जब तक आपको उसको मेंटेन करते रहेंगे। और आगे है कृषि सिंचाइयों की सुविधा, यानी कृषि सिंचाई सुविधाओं का विकास करने के लिए ये भी, अगर आप पंप सेट लगवाते हैं अपने खेत में गड़वाते हैं तो ये भी आपके साथ परमानेंट रहने वाला चीज़ है, ठीक है। और आगे है कृषि संरचनाओं का निर्माण, आगे इसी तरह है वृक्षारोपण और बागों का विकास, और इसी तरह से है डेयरी, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन इत्यादि का विकास करने के लिए आपको दिया जाता है। उद्देश्य के आधार पर कौन सा ऋण, विकास ऋण या निवेश ऋण, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसी का जो उद्देश्य के आधार पर ऋण का अगला भाग है वो है आपका उत्पादन ऋण, ठीक है। अब उत्पादन ऋण क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्पादन ऋण होता है उत्पादन के लिए दिया जाता है, उत्पादन ऋण उत्पादन के लिए दिया जाता है। ऋण राशि का उपयोग इनपुट खरीदने और मजदूरी का भुगतान करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ उत्पादन ऋण क्या होता है। सबसे पहले उत्पादन करने के लिए दिया जाता है, और उत्पादन करने में क्या होता है, अगर आप लेबर को खटवाते हैं तो आप लेबर मजदूरी आप में कोई करता है तो उत्पादन ऋण से पैसा लेकर के आप उन मजदूरों को चुकता करते हैं, ठीक है। यानी उन मजदूरों को आप मजदूरी के बदले चुकाते हैं। या इनपुट का मतलब जैसे आप खाद वगैरह खरीदने के लिए, क्योंकि खाद भी उत्पादन से संबंधित है, तो आप इनपुट यानी जो भी चीज़ें आप इनपुट करते हैं उत्पादन से पहले उसे इनपुट कहा जाता है। तो आप उत्पादन ऋण के रूप में इनको समझ सकते हैं। और आगे है इसी उद्देश्य के आधार पर ऋण का जो ग नंबर में है, यहाँ पे ग देख सकते हैं, इसमें है विपणन ऋण। उद्देश्य के आधार पर एक और ऋण का वर्गीकरण है जो कि विपणन ऋण है। अब समझते हैं इसको। विपणन कार्यों को पूरा करना है। विपणन ऋण का क्या कार्य है, विपणन कार्यों को पूरा करना है। उत्पाद के लिए उच्च मूल्य प्राप्त करना आवश्यक है। सिंपल सी बात है दोस्तों, विपणन ऋण अगर कोई लेता है मार्केटिंग के लिए पैसा, तो हमेशा चाहेगा कि मेरा प्रोडक्ट वैल्यू है थोड़ा ज़्यादा हो, जिससे मुझे अधिक आमदनी हो। इस यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है। और दोस्तों उद्देश्य के आधार पर चौथा और आखिरी जो है वो घ नंबर देख सकते हैं, उपभोग ऋण। दोस्तों ये उपभोग ऋण क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। हालांकि किताबी भाषा तो अलग है, मैं जो आपको समझाता हूँ आपके ज़मीनी भाषा होता है, इसलिए सुनने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए एग्री मस्ती चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे मैसेज करके आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल मत हिचकिचाइए। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, उपभोग ऋण को समझते हैं। तो दोस्तों उपभोग ऋण है, यह किसान द्वारा अपने परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यक ऋण है। दोस्तों उपभोग ऋण को आप समझ लीजिए इस तरह से कि उपभोग ऋण जो होता है वो किसान द्वारा, जैसे मैं किसान हूँ या आप किसान हैं, तो आप उपभोग ऋण लेते हैं उद्देश्य के आधार पर, तो आप इससे क्या करेंगे, अपने परिवार के खर्चों को पूरा करेंगे, परिवार के खर्चों को चलाएंगे। इसे उपभोग ऋण कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये जो उद्देश्य के आधार पर ऋण को 4 भागों में बांटा गया था, इसका काम खत्म। अब आगे आते हैं चुकौती अवधि के आधार पर। दोस्तों ये जो है ये टाइम वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिटर्निंग टाइम वाला, इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो में जो मैं पहले बताया वो इंपॉर्टेंट था, जो बाद में बताऊंगा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो भी आप वीडियो में देख रहे हैं टोटली आपके सिलेबस के आधार पर ही बनाया गया है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे चुकौती अवधि के अनुसार जो ऋण है इसको समझते हैं। उस अवधि के आधार पर जिसके लिए उधारकर्ता को ऋण की आवश्यकता होती है, इसे निम्न भागों में या निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। चुकौती अवधि के आधार पर ऋण को कितने भागों में विभक्त किया गया, आइए देखते हैं। सबसे पहला है क में लिखा हुआ है और अल्पकालिक ऋण, ठीक है। अल्पकालिक ऋण क्या होता है इसको समझते हैं। यह ऋण किसानों को 6 से 18 महीने की अवधि के लिए दिया जाता है और मुख्य रूप से खेती के खर्चों को पूरा करने के लिए होता है। दोस्तों ये जो मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ, ये जो पिछले साल पेपर हुआ था, इस प्रश्न को पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अल्पकालिक ऋण का कितना अवधि होता है, इसलिए ये पेपर में इस बार भी आने वाले हैं, जहाँ तक गारंटी है। और मैं बताता हूँ आपको, अल्पकालिक ऋण को समझाता हूँ अपने भाषा में। किसानों को 6 से 18 महीने की अवधि के लिए दिया जाता है और मुख्य रूप से खेती के खर्चों को पूरा करने के लिए होता है। खेती के खर्चों को पूरा करने के लिए होता है, जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशकों की खरीद और मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करना, ठीक है। जैसे कम टाइम के लिए पैसा लेंगे, अल्पकालिक ऋण लेंगे, तो
क्या इससे क्या आप करेंगे, इससे बीज खरीदेंगे, मजदूरों को मजदूरी देंगे, कीटनाशक वगैरह खरीदेंगे, ठीक है। और आगे इसी में लिखा हुआ है, यह खेत को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे आपने फसल बो दिया, फसल बोने से पहले ऋण लेकर के, और आपके पास जो पैसा बचा है फसल की देखभाल में भी उस पैसे को खर्च करेंगे। और आगे है इसी में, ये अल्पकालिक ऋण में है, फसलों की कटाई विपणन के समय चुकाया जाने की उम्मीद रहता है। यानी दोस्तों जो आप फसल बोने से पहले अल्पकालिक ऋण लिए, इसको आप क्या करते हैं, फसलों की कटाई या विपणन के समय चुकाने की उम्मीद आप रखते हैं कि जैसे मैं कर्जा ले लिया, जैसे ही फसल बिक जाएगी मैं आपको ऋण चुका दूंगा, ठीक है। और आगे है, एक किस्त में चुकाया जाना चाहिए। और दोस्तों इस अल्पकालिक ऋण की एक हैसियत होती है कि जो ये ऋण होती है इसको एक ही बार में दिया जाता है, ठीक है। और दोस्तों यही समय अवधि के अनुसार जो है चुकती अवधि के अनुसार पर दोस्तों ये जो ऋण का अगला भाग है वो है मध्यम अवधि का ऋण। यानी दोस्तों अल्पकालिक यानी कम समय वाला, उसके बाद मध्यम अवधि वाला। अब मध्यम अवधि वाले ऋण को समझते हैं। चुकौती 2 से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। मध्यम अवधि में आप जो ऋण लेंगे उसका समय कितना होगा, 2 से 5 वर्ष। यह पंप सेट, कृषि मशीनरी और औजार, बैल, डेयरी पशुओं की खरीद और खेत में मामूली सुधार करने के लिए है। दोस्तों आजकल बैल कौन खरीदता है, आजकल बैल खरीदने वालों को बैल कहा जाता है, ठीक है। तो आजकल बैल फिलहाल कोई नहीं खरीदता है, हालांकि ये पुराने ज़माने के हिसाब से लिखा हुआ है। आप मध्य अवधि ऋण को इस तरह से समझ लीजिए कि आपको इसको 2 से 5 सालों के बीच में चुकता करना होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप औजार खरीद सकते हैं। बैल तो बिल्कुल नहीं आजकल कोई खरीदता है, बैल खरीदने वालों को ही बैल कहा जाता है। और डेयरी पशुओं की खरीद और खेत में मामूली सुधार करने के लिए है, ठीक है। और आगे देखिए, अर्धवार्षिक या वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। ये जो दोस्तों होता है अल्पकालिक अवधि का ऋण, इसको वार्षिक या अर्धवार्षिक अवधि वाले किस्तों में चुकाया जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी बातें मेरे द्वारा बताई जाती होगी वो लोग आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो समझते जाइए और आगे बढ़ते हैं। और जो चुकती अवधि के अनुसार जो ऋण का तीसरा भाग है यानी दीर्घावधि ऋण, इसको समझ लेते हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं दीर्घ माने ज़्यादा, बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा या ज़्यादा कह सकते हैं। तो दीर्घावधि ऋण होता है, यह 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उत्पन्न उन्नत है और विकास कार्यों जैसे कुएं खोदना, ट्रैक्टर की खरीद और खेत में अस्थायी सुधार करने के लिए अचल संपत्ति को गिरवी रखने पर 25 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जाता है। इसे अर्धवार्षिक या वार्षिक किस्तों में चुकाना होगा। अब इसको अपने भाषा में समझिए। इसे कहने का मतलब ये है, सर्वप्रथम क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। यह ऋण जो है वो 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए होता है। यानी ये जो ऋण है आप 5 वर्षों से ज़्यादा की अवधि के लिए इस ऋण का उपयोग कर सकते हैं। और इसका कार्य क्या है दोस्तों, इसका कार्य है जैसे कुएं खोदना। वैसे भी कुआं कोई नहीं खोदता, आजकल तो बोरवेल होते हैं डायरेक्ट। कुआं खोदने वाला और बैल लेना बिल्कुल दोनों एक ही जैसा कार्य है। हाँ, वहीं कहीं कहीं पहाड़ी इलाका में ऐसी समस्या है जहाँ पे कुआं फिलहाल खोदे जाते हैं, जैसे बुंदेलखंड और झारखंड साइड में, वरना यूपी बिहार में तो वैसे भी अब कुआं कोई नहीं खोदता। और ये जो दीर्घावधि वाला ऋण होता है, कुआं खोदना, ट्रैक्टर खरीदना, क्योंकि दोस्तों ट्रैक्टर में मोटा रकम लगता है, इसलिए मोटी रकम के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए और ज़्यादा पैसा चुकाने के लिए टाइम भी आपको ज़्यादा लग जाएगा। तो ये हुआ आपका दीर्घावधि वाला ऋण। अब मैं आगे आपको बता दूं, ये 25 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है। समय अवधि 5 वर्ष से शुरू हुआ, लेकिन 25 वर्ष तक इसका समय अवधि रह सकता है अगर आप इसके बदले अपना कोई सामान या खेत वगैरह का रसीद गिरवी रखते हैं तो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जो ऋण है कृषि ऋण है, इसको सुरक्षा के आधार पर आगे वर्गीकृत किया गया है। अब इसको समझेंगे। सबसे पहले देखिए, किसानों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के आधार पर ऋण प्रदान किया जाता है। सुरक्षा ऋण क्या है, किसानों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के आधार पर ऋण प्रदान किया जाता है। आप इतना समझ लीजिए। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका सुरक्षा के आधार पर फार्म गिरवी क्रेडिट। ये दोस्तों क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। यह जमीन के गिरवी रखने के एवज में सुरक्षित होता है। इससे दोस्तों क्या होता है, आप कहीं लोन लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए गए, वो आपसे बोलेगा कि आप मुझे अपना ज़मीन का रसीद दीजिए या कुछ भी दीजिए, मेरे पास गिरवी रखिए, तभी मैं आपको इसके बदले में पैसा दूंगा। तो इसका कहने का मतलब यही है, यानी फार्म गिरवी क्रेडिट। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। और दोस्तों इसका जो ये क नंबर है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं ये फार्म गिरवी क्रेडिट, ये क वाला है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे क नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं लिख दिया, ये क वाला है। और इसका ख में जो है वो है संपार्श्विक ऋण या चल संपत्ति ऋण। अब इसको समझिए। संपार्श्विक यानी संपार्श्विक ऋण या चल संपत्ति ऋण,
ये क्या होता है इसको मैं समझाता हूँ। यह पशुधन, फसल या गोदाम रसीद की जमानत पर दिया जाता है। अगर आप कहीं ऋण लेने के लिए गए, वो आपसे बोलेगा कि आप अपने गाय को मेरे यहाँ बांध दीजिए मेरे खूंटे में, और जाइए कितना पैसा चाहिए आप ले जाइए, जिस टाइम आप पैसे देंगे उस टाइम आप अपना गाय भी लेकर के चले जाना, तब तक दूध मैं खाता रहूँगा। तो इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। इसके अलावा आगे है व्यक्तिगत ऋण। ये भी सुरक्षा के आधार पर दिए जाने वाला एक ऋण है। और व्यक्तिगत ऋण को समझिए, यह व्यक्ति के चरित्र और चुकाने की क्षमता के आधार पर दिया जाता है। यह व्यक्ति के चरित्र और चुकाने की क्षमता के आधार पर दिया जाता है। जैसे कि मेरा औकात है 2 रुपये का और मैं जाकर के 2 लाख रुपए का ऋण मांग रहा हूं, और जो सामने वाला देने वाला बंदा है वो जानता है कि तो इसके पास तो 2 रुपया भी नहीं है, तो 2 लाख कहाँ से देगा, वो वहीं पर मुझे ऋण नहीं देगा। तो इसका कहने का मतलब यही है कि व्यक्ति के चरित्र कैसा है और मैं लेकर के आपके देने के चक्कर में नहीं रहूँगा, वो मुझे नहीं देगा, क्योंकि वो आसपास का व्यक्ति होता है, वो जानता है मेरे बारे में, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है, न किसी मूर्त संपत्ति पर सामान्य तौर पर एलटी क्रेडिट आमतौर पर भूमि की सुरक्षा के विरुद्ध दिया जाता है, जबकि एमटी और एसटी ऋण व्यक्ति के खिलाफ और मंजूर किए जाते हैं, ठीक है। ये दोस्तों है आपका क्या, जैसे कि मैं पहले बताया कि जो जितना मेरा औकात है उसी के अकॉर्डिंग मेरे सामने वाला व्यक्ति जांच पड़ताल करने के बाद ही मुझे ऋण प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और आगे है जो 4 नंबर, अधिशेष निधियों का सृजन। ये भी क्या है, ये भी एक ऋण का ही वर्गीकरण है, कृषि ऋण का वर्गीकरण है। अब इसको समझते हैं। अधिशेष निधियों के सृजन के आधार पर ऋण को स्व परिसमापक और गैर परिसमापक ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका दोस्तों अधिशेष निधियों के सृजन के आधार पर ऋण को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, स्व परिसमापक एवं गैर परिसमापक, ठीक है, गैर स्व परिसमापक। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ बारी बारी से सभी को। क नंबर में है स्व परिसमापक क्रेडिट। इस मामले में ऋण राशि उत्पादन प्रक्रिया में 1 वर्ष या उत्पादन अवधि में समाहित हो जाती है। ये दोस्तों ये जो ऋण होता है स्व परिसमापन क्रेडिट, इस मामले में ऋण राशि उत्पादन प्रक्रिया की 1 वर्ष या उत्पन्न अवधि में समाहित हो जाती है और उत्पन्न अतिरिक्त आय पूरी ऋण राशि चुकाने के लिए पर्याप्त होती है। और दोस्तों जो भी उत्पादन होगा उससे आप पूरे ऋण को चुका देंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। और दोस्तों यही ये जो क लिखा हुआ है, क और ए बी में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे क है, मान लीजिए उसको ए और यहाँ पे है बी, यानी दोस्तों नॉन सेल्फ लिक्विडेटिंग क्रेडिट, यानी दोस्तों जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है गैर स्व परिसमापन, ठीक है। गैर स्व परिसमापन ऋण जो है, यहाँ पे स्व परिसमापन है और यहाँ पे गैर स्व परिसमापक है। इसी को यहाँ पे क करके स्व परिमासन वाला दिया है, और यहाँ पे बी करके, यानी उसको ए और बी मान लीजिए। तो यहाँ पे बी नंबर में दिया है नॉन सेल्फ लिक्विडेटिंग, यानी दोस्तों गैर स्व परिसमापन ऋण। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ परियोजना अवधि के दौरान उधार ली गई धनराशि से पर्याप्त संसाधनों का उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग नहीं किया जाता। यानी दोस्तों जो ऋण आप लेते हैं उसको प्रोडक्शन के लिए आप यूज नहीं करते हैं। जैसा कि आपने पैसा लिया कहीं से और उसको आप खेती के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि आप कहाँ यूज करेंगे, आगे मैं आपको बताता हूँ। निवेश कई वर्षों की अवधि में फैला हुआ होता है। 1 वर्ष में सृजित अतिरिक्त आय पूरी ऋण राशि चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं होती, इसलिए चुकौती कई वर्षों में विभाजित होती है। जैसे दोस्तों आप ये इस ऋण का कहने का मतलब यही है कि आप तो इसका उत्पादन प्रक्रिया में बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। ये जैसे कई वर्षों का जो निवेश होता है पहले का, उसी में आप इसको यूज करेंगे। और दोस्तों ये ऋण जो होता है ज़्यादा होता है, इसलिए आप इसको एक बार में चुकता नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसकी समय अवधि ज़्यादा होती है। और दोस्तों आगे है इसी का, अब आप समझते जाइए कितना भागों में बांटा गया, केवल भाग ही है। तो आप लोग वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, वरना प्रश्न कहीं से आ जाएगा। प्रश्न देने वाला ये नहीं सोचेगा कि आपने वीडियो को कहाँ तक देखा था तो कहाँ से प्रश्न देगा, प्रश्न देने वाला दे देगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ बार बार से। और अगला जो भाग है वहीं कृषि ऋण का 5वां भाग है। 5वें भाग को समझिए, लेनदार या ऋणदाता वार क्रेडिट। इसके आधार पर तो क्रेडिट लेनदार के दृष्टिकोण से वर्गीकृत किया जा सकता है। अब इस वर्गीकरण को समझते हैं। गैर संस्थागत एजेंसियां। दोस्तों ऋण देने वाले कुछ एजेंसियां जो होती है गैर संस्थागत होती है, और कुछ एजेंसियां का होती है दोस्तों संस्थागत होती है। यहाँ पे इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। यानी दोस्तों लेनदार या ऋणदाता वार क्रेडिट के आधार पर जो है, इसका 2 भाग है, गैर संस्थागत और संस्थागत। अब गैर संस्थागत को समझते हैं। गैर संस्थागत एजेंसियां, इनमें साहूकार, व्यापारी, कमीशन एजेंट, दोस्त या रिश्तेदार शामिल हैं। इस तरह का ऋण आमतौर पर शोषक होता है। सही बात है दोस्तों। ये गैर संस्थागत, अगर आप गैर संस्था से ऋण लेते हैं, जैसे आपने दोस्त से ले लिया, रिश्तेदार से ले लिया, या अपने गाँव के सेठ से ले लिया, साहूकार से ले लिया, तो आपको
ब्याज के लिए तो परेशान करेगा ही, और आप निश्चित समय के बाद पैसा नहीं देते हैं तो आपके चौखट खिड़की सब उखाड़ कर ज़बरदस्ती लेकर के चला जाता है। ये गैर संस्थागत ऋण देने वाले व्यक्ति होते हैं। और दोस्तों जो आगे है ख नंबर में संस्थागत एजेंसियाँ, इनमें सहकारी, वाणिज्यिक और बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल है। सही बात है दोस्तों, अगर आपको ऋण लेना ही है, ऐसे तो परमात्मा ना करे किसी को ऋण लेने की आवश्यकता पड़े, लेकिन आपको ऋण लेना है तो आप संस्थागत एजेंसियों से लीजिए। इनमें सहकारी संस्था शामिल है, वाणिज्यिक संस्था शामिल है, और बैंक तो आपके और ग्रामीण बैंक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोगों को ऋण लेना हो तो आप लोग अपने संस्थागत एजेंसियों से ही लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो है एग्रीकल्चरल क्रेडिट यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।